हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आइए आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। पहले देखते हैं अखबारों की कुछ कटिंग जो 21 सितंबर 2020 की है। जितने भी अखबार आप पढ़ेंगे या सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, कुछ हेडिंग से कुछ खबरें बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रही हैं और एक आंदोलन की ओर भारतीय किसान अग्रसर हो रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? संसद की मर्यादा फेल और कृषि बिल पास। राज्यसभा में विपक्ष का व्यवहार शर्मनाक। सियासी राह में मर्यादाएं तार तार। राज्यसभा में धक्का मुक्की, माइक तोड़े गए और रूल बुक फाड़ी गई। उप सभापति के माइक टूटे, छीना झपटी हंगामा। कृषि विधेयक राज्यसभा के पास। गुरुवार को लोकसभा से कृषि विधेयक पास होने के बाद 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में भी यह विधेयक पास हो गया। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफा भी दे दिया और उनका कहना था कि किसानों के हित में मैंने यह इस्तीफा दिया। हरसिमरत कौर ने एनडीटीवी के एक अपने वक्तव्य में कहा, मैं पंजाब के किसानों की बहन बेटी हूँ। किसान सड़कों पर उतर रहे हैं। किसानों को डर है कि नए कानून से उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। किसानों की संख्या दूर करने की कोशिश सरकार के द्वारा नहीं की गई और इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। मोदी कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया। हरसिमरत कौर बादल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी। 17 सितंबर 2020 को उन्होंने संसद में पेश किए गए कृषि से जुड़े 2 विधेयकों के विरोध में अपना इस्तीफा दे डाला। एनडीए में ये शिरोमणि अकाली दल की नेता रही। इन्होंने कृषि, किसानों की समस्याएं, पर्यावरण संबंधी समस्याएं और लगातार कम हो रहे जंगलों के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। हरसिमरत कौर ने इन 2 बिलों के विरोध में अपना इस्तीफा दिया अपने पद से, मंत्री पद से। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और दूसरा क्या है, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और जो राज्यसभा में भी पास हो चुका है। अब देखते हैं कि इसका थोड़ा सा इतिहास हम देखते हैं। यह है हरसिमरत कौर, जिसके विषय में पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि उन्होंने क्यों अपने पद से इस्तीफा दिया और उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इससे किसान, आड़ती और मंडी मजदूर और अन्य जो खेतिहर मजदूर हैं वो प्रभावित होने जा रहे हैं। इससे पहले बात करते हैं जो ये अध्यादेश थे ये, और जून में केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा ये अध्यादेश लाए गए और अनुच्छेद 123 के तहत ये जो अभी बिल पास हुए हैं ये अध्यादेश उस समय लाए गए थे। और जो अध्यादेश लाए जाते हैं वो उस समय होते हैं जबकि संसद सत्र नहीं चल रहा होता है। तो इतनी बहुत बड़ी आवश्यकता शायद इस अध्यादेश को लाने की नहीं थी और उसके बाद फिर उस अध्यादेश को कानून बनाने की कोशिश की जा रही है और तब इसको यहाँ पे एक विधेयक के रूप में संसद में पेश किया गया। अब देखते हैं कि सरकार का कहना है कि किसानों के जीवन में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो किसान थे वो प्रत्येक किसान मंडी तक नहीं पहुंच पाता था और कहीं ना कहीं क्या होता था, उसकी फसल क्या होती थी, कई बार ट्रांसपोर्ट के कारण या मंडी तक उसकी फसल न पहुंचने के कारण वो क्या हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। तो सरकार का कहना है कि अब किसान के दरवाजे से, किसान के खेतों से फसल क्या होगी, बिक जाएगी। अब इसमें हंगामा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है इस विधेयक में या इस अध्यादेश में ऐसा क्या था कि जिससे किसानों को लग रहा है कि उनके हित क्या है वो सुरक्षित नहीं हो रहे हैं? पंजाब और हरियाणा के बहुत से किसान ऐसे हैं जो इस बिल के विरोध में, इस अध्यादेश और उसके बाद जो विधेयक यहाँ पर लाया गया इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। लॉकडाउन के समय में यह काम किया जा रहा है, तो क्या यह इतना जरूरी है? दिल्ली सीमा पर अलर्ट कर दिया गया है। जो विपक्षी है उनका कहना है कि किसानों को गुलाम बनाने का प्रयास इन अधिनियमों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी ओर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनका कहना है कि अब किसान अपनी मर्जी से और अपने मालिक होंगे, अपनी फसल का वो क्या कर सकते हैं, उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। अब कृषि बिल जो पास हुआ है, संसद से लेकर सड़क तक इसमें संग्राम हो चुका है। जो मैंने पहले की आपको फोटोज दिखाई, संसद में हाथापाई हुई और बहुत भद्र व्यवहार वहाँ पे नहीं किया गया। और उसके बाद हम देखते हैं
कि जो सड़क पर भी किसान क्या है बहुत ज़्यादा उग्र हो चुके हैं और आंदोलन की राह वो पकड़ रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो पहला जो हमारा अधिनियम है जिसमें कौन सा था वो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, पहले हम इसकी बात करते हैं। 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु क्या है? सुबह से शाम तक क्या करते हैं आप? सबसे पहले आपको जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन ही तो चाहिए ना। तो आपका दाल चावल या खाने की जो भी वस्तुएं हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, तो उनका क्या था 1955 में जो कानून बना था, जो अधिनियम बना था, उसमें क्या कहा गया था कि कोई भी चाहे वो किस आड़ती हो या बिचौले जो भी हों, व्यापारी हों, वो किसी भी खाद्य जो वस्तु है उसका क्या कर सकते हैं? भंडारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी ओर जो वर्तमान विधेयक है 2020 में जो विधेयक है, तो यह क्या करता है? इस बात को जो कि भंडारण नहीं कर सकते हैं उसको नकारते हुए ये क्या कहते हैं कि भंडारण कर सकते हैं। आपको जितनी ज़रूरत है उतना भंडारण आप कीजिए। और अब इससे क्या होगा? किसान इसलिए नाराज़ है या फिर जो आड़ती इसलिए नाराज़ है, किसान इसलिए नाराज़ है कि उनका कहना है कि अगर भंडारण हम करते हैं तो हमारे पास क्या है? बहुत ज़्यादा किसान ऐसे हैं भारत में, कृषि प्रधान देश जरूर है, लेकिन उनके पास भंडारण के लिए पर्याप्त गोदाम नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हम किसान भंडारण करते हैं तो उससे उनकी फसल क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अब जो अत्याधुनिक तरीके से जो भंडारण होता है तो उसमें क्या होते हैं? जो गामा रेज के द्वारा और पेस्ट के द्वारा फसलों को बचाया जाता है, तो वो टेक्निक किसानों के पास नहीं होगी। तो इससे क्या होंगे? व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा भंडारण करेंगे या फिर जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भंडारण करेंगी और तब तक माल को दबाए रखेंगे जब तक उसके मूल्य ऊपर नहीं चले जाते। तो पहली बात तो यह है। दूसरा क्या है इसमें? मूल्य आश्वासन और बंदोबस्त। जो दूसरा है इसमें कृषि सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। ये क्या कहता है कि मूल्य आश्वासन और बंदोबस्त सुरक्षा समझौता। समझौता का मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक संविदा फार्मिंग होगी। अब कैसे होगी? जैसे किसान क्या बोता है? गेहूं बोता है, टमाटर बोता है। तो जिस समय वो गेहूं और टमाटर बोएगा, ठीक है, उसी समय कंपनी के द्वारा क्या हो जाएगा? उसके पास करार हो जाएगा, समझौता हो जाता है। कहते हैं ना कि अपनी जुबान दे रखी है। लोकल लैंग्वेज में आप बोलेंगे कि मैंने तो उसको क्या कर रखा है? बिट लगा रखी है या जुबान दे रखी है, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से क्या होगा? जो किसान है एक एरिया का है, जैसे आप देखेंगे कि चिप्स बनाने वाली बहुत सारी, आलू के चिप्स बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज है, तो उसके लिए क्या चाहिए? आलू की आवश्यकता होगी। टमाटो केचप बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है, तो उसके लिए क्या होगी? टमाटर की ज़रूरत होगी। या फिर बिस्किट बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, इसके लिए क्या होगी? बहुत सारे गेहूं की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए एक एरिया में जैसे 100 एकड़ है या 1000 एकड़ है, 1 लाख एकड़ है, तो उतने एरिया में कोई कंपनी जाएगी और पहले से ही बता देगी कि आपका जो टमाटर है हम आपको आपके टमाटर के 50 रुपये प्रति किलो दाम देंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है? जो किसान है वो क्या करेगा? जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, अब जिस समय उसकी फसल का उत्पादन हो जाएगा, टमाटर मार्केट में आने शुरू हो जाएंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रखी है तो उस समय अगर 50 से नीचे मार्केट में दूसरी जगह अगर 40 रुपये किलो बिक रहा है, 15 रुपये किलो बिक रहा है या 20 रुपये किलो बिक रहा है, तो उस समय क्या हो गया? किसान को फायदा हो गया। किसान का टमाटर कितने में जा रहा है? 50 रुपये किलो जा रहा है। अब लेकिन 50 रुपये किलो जब जा रहा है तो ज़्यादा रेट में जा रहा है, तो खुश होना चाहिए ना किसान को, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान क्या हो रहा है? सड़कों पे आ रहा है, आंदोलन कर रहा है कि हमारे हितों की रक्षा नहीं हो रही। अरे तुम्हें तो फसलों के दाम के ज़्यादा मिल रहे हैं ना, क्यों आप आंदोलन कर रहे हो? अब देखिए क्यों आंदोलन कर रहे हो। अब हो तो ये भी सकता है ना कि 50 रुपये प्रति किलो टमाटर का भाव उन्होंने लगा दिया था किसी कंपनी ने। अब क्या होगा? जिस समय उसकी फसल का उत्पादन हो चुका है, हो सकता है कि 100 रुपये किलो टमाटर बिकने लग जाए। अब ऐसी परिस्थिति में क्या है? किसान के पास दूसरा कोई साधन नहीं है कि वो 100 रुपये किलो में बेचे, क्योंकि उसने तो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है ना वो कंपनी से। अब दूसरा परिस्थिति ये भी हो सकती है कि जिस कंपनी से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप 50 रुपये किलो टमाटर बेचेंगे, हमसे लेंगे, और
ऐसे ही परिस्थिति आ जाएगी, मार्केट में टमाटर क्या हो रहा है, 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 6 रुपये किलो बिक रहा है और कंपनी क्या करे, अपना करार तोड़ दे। तो ऐसी परिस्थिति में जवाबदेही कौन लेगा? ठीक है, तो एक तो यह है। दूसरा क्या है, अब हम देखते हैं कि आड़ती भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। पहले क्या था, जो आपका एमएसपी का मतलब पहले हम देख लेते हैं कि आड़ती क्यों विरोध कर रहे हैं। जब एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसके द्वारा सरकार क्या करती थी, एक फिक्स प्राइस रखती थी और किसान क्या करता था, इसी एमएसपी के थ्रू मंडियों में आड़तियों के द्वारा वहाँ पे क्या करता था, वो अपना अनाज था वो जो बेचता था। अब किसानों को ये डर है कि जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है वहाँ पे सरकार एमएसपी कहीं उनके हाथ से ना छीन ले। हालांकि मोदी जी ने इस विषय में कहा है कि एमएसपी हम नहीं छीनेंगे और किसानों के हितों की रक्षा होगी, लेकिन किसानों में ये बहुत बड़ा डर है कि एमएसपी ना छिन जाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जब पहले से ही समझौता कर रही हैं तो उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र हैं उसका निजीकरण बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, वर्तमान सत्तारूढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा सरकार प्राइवेट कंपनियों को तो हमारे बीच में नहीं घुसा रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी जरूर रहेगा। अब उनकी मंशा क्या है या वो किसान का कितना हित देखते हैं, ये तो भविष्य ही बता सकता है। सरकार क्या करेगी, जो एमएसपी है उसमें क्या होता है, कोई भी फसल बोने से पूर्व सरकार एमएसपी निर्धारित कर लेती है। अब एमएसपी के क्या फायदे हैं, ये हम देख सकते हैं कि किसान के पास इसमें चॉइस रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसके पास चॉइस नहीं है, लेकिन एमएसपी में उसके पास क्या रहेगी, चॉइस रहेगी। क्या चॉइस रहेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य में एमएसपी अगर कम मूल्य दे रहा है, सपोज गेहूं के 20 रुपये किलो मूल्य दे रहा है, तो मंडी में भी वो बेच सकता है या फिर वो खुले मार्केट में कहीं भी बेच सकता है। 25 रुपये किलो जो गेहूं, सरकार कहती है कि 25 रुपये किलो जो गेहूं हम खरीदते हैं उसको हम सस्ते गल्ले की दुकान में राशन कार्ड के आधार पर 2 रुपये किलो हम बेच देते हैं। तो इस तरीके से जो भारतीय इकोनॉमी के वो जो नुकसान हो रहा है उससे बचने के लिए हमने क्या कर रखा है, इस तरीके का हमने क्या कर रखा है, ये जो विधेयक है वो उससे इकोनॉमी में फायदा दिलाएगा। ठीक है, एक है शांता समिति, एमएसपी इकोनॉमी में बोझ बना रही है, इसको हटाना चाहिए। नितिन गडकरी ने भी यही कहा था। सरकार के पास अत्याधुनिक भंडारण के तरीके वर्तमान में नहीं है। ठीक है, जो सबसे मुख्य जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है, जो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो उसका मुख्य कारण क्या है, सरकार के पास अत्याधुनिक भंडारण के साधन नहीं है जिसमें गामा रेज के द्वारा और पेस्ट के द्वारा जो फसलों को बचाया जा सके। तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है। अब देखते हैं कि जैसे हरियाणा बंद जो किसान हैं उन्होंने क्या कह रखा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 25 सितंबर 2020 से वो क्या करेंगे, हरियाणा बंद का आह्वान करेंगे। इसके बाद 27 सितंबर को दिल्ली में मीटिंग होगी और भारत बंद पर विचार होगा और बहुत बड़ा किसान आंदोलन इस पर हो सकता है। यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति के बाहर बेचते हैं तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा क्योंकि वे मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि पूरा कृषि व्यापार मंडी से बाहर चला जाता है तो कमीशन एजेंट बेहाल होंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि किसानों और विपक्षी दलों को यह डर है कि इससे अंततः न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो जाएगा और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ जाएगा। इस तरीके की तस्वीरें कई बार आपको देखने को मिलती हैं कि किसानों को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता है। कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा किसानों के अधिकारों का हनन हो। और इतने बड़े किसान आंदोलन, इससे पूर्व भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जो किसान आंदोलन के केंद्र रहे हैं, उसकी तरह ही वर्तमान में भी कोई बड़ा किसान आंदोलन अपना रुख अख्तियार न कर ले। और इससे कहीं न कहीं जो वर्तमान सरकार है उसका सबसे बड़ा जो रोल है वो यह है कि कृषि को भी निजी हाथों में देना। अब हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के इस दौर में जहां जीडीपी -28% में चली गई होती अगर किसानों ने यह मोर्चा न संभाला होता।
किसानों ने भारतीय जो जीडीपी है उसको बहुत नीचे नहीं जाने दिया। एक किसान ही ऐसे एग्रीकल्चर ही एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसने पूरे भारत में एक अन्नदाता, एक ईश्वर के रूप में, एक पालनहार के रूप में, एक पालक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है।